वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आई एम उन्नति मित्तल और आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जो कि खुद का मास हो उसका और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो सब कुछ हमारा मैटर है। तो मैटर 5 स्टेट्स में है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आप सबको पता ही है। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन क्या होता है? प्लाज्मा हमारा सुपर एक्साइटेड स्टेट होता है। एक नॉलेज के लिए बता देती हूँ, सुपर एक्साइटेड स्टेट होता है और सुपर हॉट में, मतलब कि सबसे ज़्यादा हॉट जो स्टेट होती है वो हमारी प्लाज्मा में आता है। और जो सुपर कोल्ड होती है बोस-आइंस्टीन, जस्ट अपोजिट होता है उसका, सुपर कोल्ड और सुपर अनएक्साइटेड, तो वो हमारी बोस-आइंस्टीन होती है। ये दोनों ही मैटर जो है वो ज़्यादातर यूनिवर्स में पाया जाता है। जो मिल्की वे वगैरह है वहीं पे ज़्यादातर मिलता है। अब हम इस चैप्टर में मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में आपने एटम्स के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है, उसकी शेप, उसके ऑर्बिटल्स और बाकी सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन इस चैप्टर में आप मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो मॉलिक्यूल्स के बारे में जो भी आप पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक थर्मल एनर्जी। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? एक ऐसी फोर्स अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की जो कि दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में लगती है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स किसी के भी। तो यहाँ पे एटम्स जो है वो है, नोबल गैसेस की बात की गई है, नोबल गैसेस की बात की गई है यहाँ पे एटम्स के लिए। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? वही दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन का काम हो रहा है, वही हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। याद रखना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों काम होते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता है। और बाकी सब है इसमें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं। अब इनके अंदर भी 3 फोर्स होती है हमारी: डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। सेकंड है डाइपोल डाइपोल फोर्स। थर्ड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो पहले डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स क्या होता है देख लेते हैं। तो लंडन फोर्स का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए उनके नाम पे ये फोर्स का नाम रखा गया लंडन फोर्स। तो लंडन फोर्स जो है वो 2 नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। यहाँ पे एटम्स वही नोबल गैस के बारे में बात किया गया है। तो नॉन पोलर है तो उसका म्यू कितना होगा? 0 के इक्वल, ठीक है? तो इसे 2 एटम्स दिखा रखे हैं। लंडन फोर्स 2 डाइपोल्स है, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वही हमारा, 2 नॉन पोलर डाइपोल है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमारा लंडन फोर्स हो गया। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहे वाला। अब आते हैं इंडक्शन एनर्जी पे। तो इंडक्शन एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी जो कि 2 डाइपोल्स के बीच में डेवलप होती है, वही हमारी इंटरेक्शन एनर्जी होती है। नाम से भी लग रहा है इंटरेक्ट कर रही है, तो इंटरेक्शन एनर्जी 2 डाइपोल्स के बीच में जो एनर्जी लगती है। तो इसकी कितनी होती है? इंटरेक्शन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। यहाँ पे r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 डाइपोल्स। जैसे कि यहाँ पे हमारे 2 डाइपोल्स हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा r हो गया, ठीक है? इसकी जो फोर्स है, ये वाले जो फोर्स हैं वो शॉर्ट डिस्टेंसेस में अवेलेबल होते हैं, जो होता है हमारा -500 पिकोमीटर तक, ठीक है? इससे बाहर ये नहीं काम करेगा। नाउ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो ये 2 पोलर के बीच में, 2 पोलर मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, जिसका मतलब है म्यू जो है नॉट इक्वल होगा 0 के, ठीक है? एग्जाम्पल इसमें HCl का देख रखा है। इसकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या है? 1/r³, ठीक है? और ये अभी गैसियस स्टेट में होता है तो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो जाती है? 1/r⁶, मतलब कि डिस्पर्जन फोर्स के इक्वली हो जाती है, ठीक है? नाउ थर्ड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये फोर्स जो है एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में रिएक्ट करती है। जैसे कि आपने देख लिया, जो हमारा डिस्पर्जन फोर्स है वो नॉन पोलर्स के बीच में लगता है, जो डाइपोल डाइपोल है वो पोलर के बीच में लगता है, और ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है वो हमारा एक पोलर और नॉन पोलर के बीच में लगता है, ठीक है? तो इसमें यही है कि जैसे कि एक की संगति में आके दूसरा भी उसी की तरह हो जाता है, ऐसे ही ये है। पोलर और नॉन पोलर है दोनों, तो
ये दोनों किस में चेंज हो जाता है, नॉन पोलर से अपनी तरह ले लेता है, तो पोलर भी हमारा नॉन पोलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी सेम एज डिस्पर्जन एनर्जी के इक्वली होती है, डिस्पर्जन फोर्स के। ये फोर्स जो है आपने वॉज स्टडीड बाय डिबाई, जो हमारे डायपोल में जिसकी यूनिट आपने पढ़ी है लास्ट चैप्टर में, तो ये वही डिबाई है जिन्होंने इन्होंने ही 1920 में इस फोर्स को डिस्कवर किया था, और इसको हम इंडक्टिव फोर्स भी कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है वो भी आप लास्ट में पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर में। तो हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ ही अट्रैक्ट करेगा। तो ये आप याद कैसे रखेंगे, FON, मतलब ऐसे याद रख लो, H से हाइड्रोजन तो हेलो, और FON फोन तो हेलो फोन, तो हाइड्रोजन और FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड FON, मतलब कि फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में, वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इसकी बॉन्डिंग को ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा HF का। इसके एग्जाम्पल क्या है, प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन्स का काम होता है, बायोमोलिक्यूल्स का काम होता है, वो सारा किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब रिपल्सिव फोर्सेस, अब तक अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, रिपल्सिव फोर्सेस वो रिपेल करेगा। तो देखो जैसे कि हमारे पास दो एटम है, अब ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम अगर जो हमारा ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये पास में आएंगे तो ये इसे तो अट्रैक्ट करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन न्यूक्लियस के साथ ये भी रिपेल करेगा। तो वही है रिपल्सिव फोर्स, वही होता है। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ खत्म हो गया। सेकंड क्या था हमारा, थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या होता है, थर्मल एनर्जी इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी पे पार्टिकल की। तो देखो जो मोशन है मॉलिक्यूल्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतने ही मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे कि आपने एक एग्जांपल पढ़ा है 9th में भी, कि गर्म खाने की जो खुशबू होती है वो जल्दी आपके पास पहुंच जाती है, और जो थोड़ी देर रखा हुआ खाना तो ठंडा हो जाता है, उसकी नहीं आती। तो गर्म खाने की खुशबू क्यों आती है, क्योंकि उस वक्त उसका टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक जल्दी जल्दी मूव करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो मोशन भी जल्दी जल्दी करेंगे। नोट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उसकी थर्मल एनर्जी कम होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स अपनी जगह ही वाइब्रेट करते हैं। अब देखो ये जो हमारा सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स कितने पास पास होते हैं, तो ये मूव नहीं कर पाते, तो ये अपने ही पास में वाइब्रेट करते हैं। गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है थर्मल एनर्जी। लिक्विड की जो पार्टिकल्स है वो थर्मल एनर्जी जो है उसकी सॉलिड से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ज़्यादा कम मूव करते हैं, कम वाइब्रेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अब इंटरमॉलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के बारे में डिफरेंस में देखेंगे। तो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो मॉलिक्यूल्स को पास में लाता है, और थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दूर करता है। जो द एग्जिस्टेंस ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो तीनों बैलेंस रहती हैं थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिकुलर फोर्स की वजह से। अब गैसियस स्टेट में ये वही है कि गैसियस स्टेट में इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम होती है और थर्मल एनर्जी हाईएस्ट होती है। तो ऐसी तीनों के बारे में है, पढ़ लीजिएगा पूरा। एक्चुअली आज मेरे गले में पेन भी हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। द गैसियस स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो जब मॉलिकुलर फोर्स जो होती है दो पार्टिकल्स के बीच की, वो कम हो जाती है, दो पार्टिकल्स के बीच का मॉलिकुलर फोर्स कम हो जाता है, तो वो पार्टिकल्स किसके अंदर आ जाते हैं, गैसियस स्टेट के अंदर। प्रॉपर्टीज़ आपको गैस की पता ही है कि उसका डिफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, डेंसिटी कम होती है, देयर इज प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, और बाकी देख लो उसको, गैसेस किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाती हैं एक दूसरे से। पैरामीटर्स है कुछ गैस के, कौन कौन से होंगे, मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देख लो जल्दी से।
मास ऑफ अ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में होता है। हम मास कैसे निकाल सकते हैं गैस का? समझो एक हमारे पास परफ्यूम की बॉटल है, तो पहले आप उस परफ्यूम की जो बॉटल है उसका वेट ले लो, मास ले लो पूरा। फिर उसके बाद उसमें से जब पूरा परफ्यूम ख़त्म हो जाता है ना, गैस वाला परफ्यूम, तो जब उसमें से अगर पूरा परफ्यूम ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ कंटेनर बचेगा उसका खाली, तो फिर उसका मास लो। तो जो हमने पहले जो मास लिया था फिल कंटेनर का, मास ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग द गैस, जब उसमें परफ्यूम था और उसके बाद जब परफ्यूम उसमें से हटा दिया गया, खाली हो गया, उन दोनों के मास को माइनस कर देंगे उसमें से। मास ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग द गैस में से माइनस करेंगे मास ऑफ द कंटेनर रिमूविंग द एंटायर गैस, तो हमारा मास ऑफ द गैस आ जाएगा। और मोल्स की बात में बात करें तो जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था N=m/m, तो हमें मास चाहिए तो हमारा m इधर आ जाएगा और n/m मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हुआ है गैस इज सिंपली द वॉल्यूम, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। तो ये कुछ यूनिट्स है, इन्हें याद रखिएगा सारी यूनिट्स को कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 10 क्यूब डेसीमीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में ही 1000 लीटर्स होता है, और सेंटीमीटर में चेंज करना तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे चेंज करा हुआ देख लीजिए। जैसे सारे टॉपिक्स इंक्लूड है इसमें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पता है हमें, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर की जो हमारी यूनिट होती है वो पास्कल होती है। कुछ अदर यूनिट्स भी होती है इसकी, ATM मतलब एटमॉस्फेयर, सेंटीमीटर HG, M मिलीमीटर HG, और हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार, टॉर, ये सारी हमारी प्रेशर की यूनिट होती हैं। ये सब वैल्यूज़ हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। नाउ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर किसे मेज़र करते हैं? केल्विन में। दो अदर यूनिट्स भी होती है टेम्परेचर की, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, अगर आपने देखा हो, नोट्स पढ़े हो उसके। तो हमारा केल्विन में अगर हमें चेंज करना है सेल्सियस डिग्री सेल्सियस को, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, सेम ऐसे ही डिग्री सेल्सियस में निकालना है और डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो ठीक है, अब आते हैं गैस लॉ पे। तो गैस लॉ क्या होता है? जो अभी सारे ये 4 पैरामीटर्स पढ़े जो कि इससे रिलेट करते हैं, वही हमारे गैस लॉज होते हैं। तो पहला है बॉल्स लॉ, तो ये भी साइंटिस्ट के नेम थे बॉल्स, तो उनकी वजह से उनका नाम रखा गया बॉल्स लॉ। तो ये किस पे डिपेंड रहता है? प्रेशर एंड वॉल्यूम पे। इसमें हमारा टेम्परेचर और मोल्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे। प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, मैथमेटिकली देखो प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उधर से हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, के ले लिया कांस्टेंट में, तो के इज इक्वल्स टू PV आ गया। अब हम अगर दो गैस लें तो इनिशियली कौन सी हो गई? P1 एंड B1, और दूसरी कौन सी हो गई फाइनली? P2 एंड B2। तो इसका निकालेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को एक साथ रखेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला निकल आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। तो आइसोथर्म एक टर्म होती है जिसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ग्राफ में तो आइसोथर्म ग्राफ कहलाते हैं वो वाले ग्राफ्स। तो इसमें 3 केसेस के साथ हैं। पहला हमारा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ही है, फिर है प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का, देन प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम। सिग्निफिकेंस है बॉल्स लॉ का, तो ऊपर आपने फॉर्मूला पढ़ा भी, K इज इक्वल्स टू PV, तो P इज इक्वल्स टू K1/V हो गया, या फिर इस इधर से V की वैल्यू आ जाएगी K1/P। अब डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी का सिंबल क्या हो गया? रो। तो यहाँ पे रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन, यहाँ पे जो हमने ऊपर V की वैल्यू निकाली है K/P, तो इधर P इधर से इधर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे रो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सेकेंड लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ, जो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड रहता है। इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर अ फिक्स्ड मोल्स ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें। अब हमने इसमें K2 लिया है, हमने K1 उसमें ले लिया, इसलिए हम इसे K2 ले रहे हैं।
ऐसे करके इसकी पूरी इक्वेशन निकल आएंगी। ये पूरी इसमें इसके जो ग्राफ है उसे हम आइसोबार्स कहते हैं, जो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। उसमें क्या कांस्टेंट था? उसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो वो हमारा आइसोथर्म हो गया। और इसमें जो प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारा आइसोबार्स हो गया, ठीक है। अब आता है गे-लोसेक्स लॉ, तो काफ़ी फ़नी नेम है। तो ये है हमारा प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो इसका भी ऐसे करके निकाल लीजिएगा पूरा। और इसके ग्राफ को हम आइसोकोर कहते हैं, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो तीनों ग्राफ याद कर लो। पहला होता है आइसोथर्म, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दूसरा होता है आइसोबार, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तीसरा होता है वॉल्यूम वाला, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वो होता है हमारा आइसोकोर, ठीक है। चौथा है हमारा लॉ एवोगैड्रो लॉ, जो कि वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस या फिर नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये इसकी पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन दिख रही होगी आपको। ना आइडियल गैस क्या होता है? तो आइडियल गैस जो हमारे ऊपर लॉ पड़े हैं अभी, बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन सब के ऊपर बेस करता है, पूरा बेस्ड होता है इसके ऊपर ही। वो हमारा आइडियल गैस होती है और इन गैसेस को हम हाइपोथेटिकल गैस कहते हैं। अब आइडियल गैस की इक्वेशन, तो जब ये तीन गैस लॉ जो होते हैं हमने पढ़े ऊपर, इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन बनती है, वही हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। जैसे कि अभी पूरी तीनों देखी, वॉल्यूम इज़ वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉल्स। तो अब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? वी, और एन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी। तो इधर से पी उधर चला जाएगा, तो पी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे इसका आर आ जाएगा यहाँ पे। तो आर जो है हमारा क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट, और आपके बुक में एक और नेम दे रखा है उसे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। तो जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल होता है आइडियल गैस में, वो एसटीपी के अकॉर्डिंग, मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग कितना होता है, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? 273.15 केल्विन होनी चाहिए और 1 बार प्रेशर होना चाहिए, तब वो होगा 22.711091 पर मोल, ठीक है। तो हमारी जो आर की वैल्यू आ गई। अब आर की जो हमारी इक्वेशन आई थी उसमें हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारा आर इसके इक्वल आएगा। और अब अगर जो टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस से वेरी कर रहा है, तो हम उसे T1 V1 और P1 लेके, और T2 V2 और P2 लेके उसको सॉल्व निकाल लेंगे, तो हमारा ये आ जाएगी कुछ इक्वेशन। और इस इक्वेशन को हम कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस। तो जब आप इस आइडियल गैस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो N/B इज इक्वल्स टू P/RT आ जाएगा। N को रिप्लेस कर दो N/M से, ऊपर जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी इक्वेशन में से आएगा ये। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने M की जगह M/M लिख दिया। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी के इक्वल हो गया। तो D/M इज इक्वल्स टू P/RT, और M की वैल्यू आ गई DRT/P। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नेक्स्ट टॉपिक है। तो जॉन डाल्टन का कहना ये था कि जो टोटल प्रेशर होगा जो कि एग्जर्ट क्या करेंगे मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस का, वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा सारी पार्शियल इंडिविजुअल जो गैस होंगी उसके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। तो जैसे कि P टोटल मतलब प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P1 P2 प्लस P3, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट क्या है? हमारा टेम्परेचर वॉल्यूम है। एक टर्म और आता है एक्वस टेंशन, जो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर, मतलब कि सिर्फ वाटर वेपर ही होंगी। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सिर्फ वाटर वेपर का, तो वो हमारा एक्वस टेंशन हो गया। ना पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन,
तो 3 हमने निकाल लिए से इधर से, 3 प्रेशर्स का हम निकालेंगे। उसके बाद हम टोटल निकाला। अब हमें क्या निकालना था, पार्शियल प्रेशर निकालना था। तो हम कोई सा भी एक प्रेशर ले लेंगे। तो हमने P1 ले लिया अपॉन P टोटल। तो P1 क्या था हमारा N1 RTV, हम इधर ले लेंगे इसको। और P टोटल क्या था N1 + N2 + N3। और RTV से RTV कट गया, RTV से RTV कट गया हमारा। तो हमारे पास क्या बचा, N1/N। मोल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा, तो ये x1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस है, तो इसके कुछ 9 पोस्टुलेट्स हैं। वैसे बुक में आपके 7 है, तो मैंने उसे कट करके स्मॉल में उसे 9 में कन्वर्ट कर दिया है। छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा पूरे। अब आता है बिहेवियर ऑफ रियल गैस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। रियल गैस क्या होता है वो सब है। इसमें एक और टर्म आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, Z = PV/nRT। ये जो ग्राफ है वो आपकी बुक में दे रखा है। अगर इसमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा हो तो आपकी बुक में है, आप उसमें से देख लीजिएगा। और अगर मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ कुछ इफ़ेक्टिव है मेरे नोट्स। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम है, और नोट्स कैसे लगे ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। ये रियल गैसेस के कुछ पॉइंट्स हैं। आपकी बुक में जितनी भी थ्योरी थी उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट करके सारी चीज़ें आ गई है इसमें। आई थिंक ये बेस्ट नोट्स है, इसमें एक भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है। और 2020 के अकॉर्डिंग इसमें से काफ़ी टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, लेकिन मैंने उसको सबको इंक्लूड कर रखा है। अगर आपको जानना हो कि इसमें से कौन सा टॉपिक डिलीट हो गया है, तो जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी PDF का, उस PDF में मैं वो पेपर डाल दूंगी जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर का डिलीटेड पोर्शन होगा। ठीक है। तो आप उसमें से अगर नहीं लिखना चाहें तो उस चीज़ को डिलीट कर सकते हैं अपने नोट्स में से। नाउ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, तो वही फिनोमिना जो कि कन्वर्ट करता है गैस को लिक्विड में, वो हमारा लिक्विफिकेशन हो गया। ठीक है। और गैस कैसे लिक्विफाइड होती है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर को कम कर दें। ठीक है। अब है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको आप TC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रेन वाला TC नहीं है, ना कि आपके स्कूल में जो TC कटती है वो भी नहीं है, ये है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। और दूसरा हमारा क्रिटिकल प्रेशर, जिसको आप PC से कह सकते हैं। और तीसरा हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम, जो कि VC है। ठीक है। नाउ लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट कब होती है, जब कोई सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम हो और बॉइलिंग पॉइंट उससे रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, तो वो जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। प्रॉपर्टीज़ है, वेपर प्रेशर के बारे में है, फिर बॉइलिंग पॉइंट है उसका है, सरफेस टेंशन क्या होता है उसके बारे में है। तीसरा हमारा लास्ट टॉपिक इज़ विस्कोसिटी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे नोट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारे नोट्स फिनिश हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए जल्दी जल्दी नोट्स बनाने का और वीडियोस डालने का। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।